हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं छोटेलाल कुमार आप लोगों का मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हम बात कर चुके थे एटमॉस्फेयर के संगठन के बारे में कि वो उसमें कौन कौन से संगठक मिलकर एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं, और साथ ही उसकी उत्पत्ति के बारे में भी हमने देखा था, जिसमें जितने तरह की गैसें पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उसके बारे में भी चर्चा की थी। और साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर के भी बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इकोलॉजी के चैप्टर एटमॉस्फेयर में आगे पढ़ते हैं। एट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, किस तरह से वायुमंडल की संरचना जो है हुई है और क्या क्या देखने को हमें मिलता है इसकी संरचना में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, हमारा जो अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर और पोल्स के अकॉर्डिंग हमने इसके लेयर्स कह सकते हैं या फिर इसकी संरचना को दिखाने की कोशिश किया है। तो वायुमंडल की संरचना में सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर होती है, जिसकी इक्वेटर से हाइट 18 किलोमीटर और पोल से 8 किलोमीटर की होती है। और दूसरा जो मंडल होता है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। फिर उसके आगे का जो मंडल होता है वो मेजोस्फेयर कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है, 80 किलोमीटर तक, जिसे हम मध्य मंडल भी कहते हैं। और 80 किलोमीटर से अगर हम एबव जाते हैं अपने अर्थ से, तो मेजोस्फेयर सॉरी आयनोस्फेयर मिलता है हमें, जिसको हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी से 640 किलोमीटर 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये हमें मिलता है। और हम जैसे ही 640 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो वहाँ हमें एक्जोस्फेयर बहिर्मंडल मिलता है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे निचली परत जो होती है, सबसे निचली मंडल, वो ट्रोपोस्फेयर होती है। सेकंड में होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड में मे मेजोस्फेयर, और फोर्थ में आयनोस्फेयर, और फिफ्थ नंबर में एक्जोस्फेयर। तो इसका जो क्रम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट होता है और जाता है एक्जोस्फेयर तक। आप देख रहे हैं कि एक्जोस्फेयर तक जा रहा है। सबसे निचली ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। तीसरा मेजोस्फेयर, जिसे हम मध्य मंडल कहते हैं। चौथा, जिसे हम आयनोस्फेयर आयन मंडल कहते हैं। और पांचवा एक्जोस्फेयर, जिसको हम बहिर्मंडल या बाह्यमंडल के नाम से जानते हैं। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। फर्स्ट नंबर में आता है हमारा पहला मंडल ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की क्या खासियत है? तो ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर का सबसे निचला परत होता है, जिसकी हाइट इक्वेटर पर 18 किलोमीटर एंड पोल्स पर 8 किलोमीटर होती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी अधिकतम हाइट इक्वेटर पे हमें देखने को मिलती है, 18 किलोमीटर तक होती है, और सबसे नीचे पोल्स पर होती है 8 किलोमीटर। तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है कहाँ पर? इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है इक्वेटर पर, जहाँ पर क्या होती है कि एयर एक्सपेंड करती है, मतलब कि हवा गर्म होने के कारण चारों तरफ फैलती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस जगह का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा और एरिया भी ज़्यादा होगी। और
जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा मतलब कि ध्रुवों में टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पर हवा का क्या होगा, वहाँ हवा जो है श्रिंक करेगी, सिकुड़ेगी, है ना। हवा जो है वहाँ पर नज़दीक में रहेगी, जिससे क्या होगा कि टेम्परेचर कम होने से वहाँ का वॉल्यूम भी कम होगा और एरिया भी कम होगा। क्षोभ मंडल में यही कारण है मेरे प्यारे दोस्त कि पोल्स पर जो इक्वेटर ट्रोपोस्फेयर की जो लंबाई होती है वो कम होती है और इक्वेटर्स पर अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर हवा का क्या होता है, एक्सपेंड होता है, चारों तरफ हवा फैलती है और ध्रुवों पर हवा जो है वो सिकुड़ती है, इसके कारण से वहाँ की ऊंचाई जो है कम हो जाती है। क्षोभ मंडल में तापमान में बदलाव होते रहता है, जिससे वायु का संवहन होता है और इसी से मौसमी घटनाएं भी होती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है वायुमंडल के किस मंडल में होती है, तो हम कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल ही वो मंडल है जहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर में वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, अलग अलग तरह का बदलाव होते रहता है टेम्परेचर में। इसमें कभी उतार कभी चढ़ाव लगातार होते रहता है, जिससे क्या होता है कि एयर का कन्वेक्शन होता है, हवा ऊपर उड़ती है, उसके बाद ही जो है वेदर इवेंट होते हैं। और इसी में हमें देखने को मिलता है थर्मल लैप्स रेट, है ना, जिसे हम तापीय ह्रास दर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है चेंज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द हाइट, ऊंचाई के आधार पर तापमान में परिवर्तन, बदलाव। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ते जाएंगे, हमारा हाइट बढ़ते जाएगा एरिया का, वैसे वैसे तापमान में चेंजिंग देखने को मिलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल लैप्स रेट। थर्मल लैप्स रेट का भी दो तरह का होता है ना, जिसको फर्स्ट में हम कहते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट और सेकंड होता है नेगेटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त कि हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटेगा, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होगी, जिससे हम कहते हैं सामान्य ह्रास दर। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है नेगेटिव लैप्स रेट। हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ रहा है, तब इस लैप्स रेट को हम नेगेटिव लैप्स रेट कहते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में तापीय विलोमता भी कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। फिगर से हम समझ सकते हैं कि जो गर्म हवा है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ गर्म हवाएं, और टेम्परेचर कम होने पर ये ठंडी हवाएं, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब कि हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होगा, मतलब कि पृथ्वी के धरातल पर जो हवा होगी, जो टेम्परेचर होगा वो गर्म होगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर लो होते जाएगा। और नेगेटिव लेस रेट में इसके जस्ट अपोजिट होता है, नीचे तो हवा जो होगा वो थोड़ा कम टेम्परेचर का होगा, मतलब कि नीचे का तापमान कम होगा, लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। इसी को कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। अब नॉर्मल लैप्स रेट, समान ह्रास दर में क्या होता है कि हम जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारी हाइट नहीं दोस्तों, पृथ्वी की हाइट, है ना, जैसे जैसे पृथ्वी की हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट होता है। अगर हम पृथ्वी के धरातल से 165 मीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान में गिरावट होता है। इस तरह से अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएं, 1 किलोमीटर ऊपर जाएं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो इसी को कहते हैं क्या, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर। नॉर्मल लैप्स रेट आर वेरी यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स के बनने में जो है नॉर्मल लैप्स रेट का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। जैसे कि हमारे फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो अर्थ है, अर्थ 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 में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ज़्यादा था, किधर, अर्थ के सेंटर की तरफ।
ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हैवी पार्टिकल्स मिलेगा, है ना, पृथ्वी के धरातल पर। और हैवी पार्टिकल्स के मिलने की वजह से ही क्या होता है कि डेंसिटी, पृथ्वी का जो डेंसिटी होगा, अर्थ का जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होता है, और जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर अगर हम देखते हैं अर्थ से दूर, तो लाइट पार्टिकल्स, हल्की वस्तुएं वहाँ पाई जाती है, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर भी कम होता है और डेंसिटी भी कम होती है। इस तरह से ओवरऑल ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और पृथ्वी के धरातल का टेम्परेचर, मतलब नीचे की ओर का टेम्परेचर, वो अधिक होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा एयर डेंसिटी भी घटेगी, है ना। हाइट बढ़ने पर एयर डेंसिटी भी कम होगी और हीट ट्रांसफ़र भी कम होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण भी कम होता जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नॉर्मल लैप्स रेट जो है बादलों के निर्माण में किस तरह से अपना अहम रोल निभाता है। अब है कि ट्रोपोस्फेयर में ही बादल क्यों बनते हैं। हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, है ना। फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे जैसे दिन के समय में सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ेंगी, हवाएं गर्म होंगी, और पानियों से, जलाशयों से जलवाष्प का निर्माण होगा, गर्म होकर जलवाष्प बनेंगे। जलवाष्प होने के बाद वो हवा के माध्यम से उड़कर ऊपर जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर कम होता जाता है। और क्या होता है कि जलवाष्प एक जगह जा कर के क्या होते हैं, ठंडा, जहाँ उनको एकदम टेम्परेचर ठंडा मिलता है वहाँ जा कर के इकट्ठे होते हैं, और उनका कन्वेक्शन होता है ना, कंडेंसेशन होता है, संघनन। उसके बाद बादलों का निर्माण करते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होता है ना। समताप मंडल में ओजोन लेयर होता है, टेम्परेचर वहाँ की ज़्यादा होती है, और कंडेंसेशन वहाँ वाटर वेपर का कंडेंसेशन नहीं हो पाता है, इसलिए क्लाउड्स का भी निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक छोटी सी फिगर के माध्यम से कि आइस में टेम्परेचर बढ़ा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वाटर में टेम्परेचर बढ़ा तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, और पुनः वाटर वेपर में जब तापमान की गिरावट होती है तो वो जलवाष्प से जल में बदलता है। फिर और ज़्यादा अगर टेम्परेचर कम हो गया तब क्या होता है, आइस के रूप में बनता है, बर्फ के रूप में बनता है। तो कंडेंसेशन कंडेंसेशन कंडक्टेड इन ट्रोपोस्फेयर, संघनन की जो प्रक्रिया होती है, जलवाष्प से बादल बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्षोभ मंडल में होता है। और ट्रोपोपोज, है ना, क्षोभ मंडल में एक होता है ट्रोपोपोज, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ सीमा। मतलब कि ये क्या करता है, इंडिकेट लिमिट ऑफ कंडेंसेशन, है ना, संघनन की सीमा को प्रदर्शित करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इक्वेटर में 18 किलोमीटर होता है क्या, ट्रोपोस्फेयर, और पोल्स में 8 किलोमीटर। तो उसके ऊपर से अगर वाटर वेपर जाती है तो वो वहाँ पर बादलों के निर्माण नहीं, ऊपर जा ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको बादल बनने तक का जो न्यूनतम तापमान चाहिए, जो स्थिति चाहिए, वो वहीं आके रुक जाता है और वहीं पर बादल का निर्माण करता है। कंडेंसेशन हैपन इन अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के का जो सबसे ऊपरा हिस्सा होता है, ऊपरी सीमा होती है, वहीं पर कंडेंसेशन होता है, संघनन होती है। इक्वेटर में कहाँ होगा, 18 किलोमीटर पर, है ना। टेम्परेचर लो होता है 18 किलोमीटर पर, और पोल्स पर 8 किलोमीटर, टेम्परेचर वहाँ पर हाई होता है, इन अबव। इसलिए पोल्स पर क्या होते हैं, बादलों का निर्माण बहुत कम होता है, इसलिए देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल अबव द इक्वेटर, इसलिए जो है बादलों का निर्माण जो होगा इक्वेटर के ऊपर में ही होता है। और दूसरा परत जो है वायुमंडल का, वो है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। इट इज फॉर्म्ड अप टू 50 किलोमीटर, ये जो है पृथ्वी के धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में हमें ओजोनोस्फेयर भी देखने को मिलता है। तो ओजोन मंडल ये क्या होता है, आप तो सब कुछ जानते होंगे कि ओजन के नाम से सभी कोई परिचित ही होंगे कि ये क्या है।
फिर भी देखते हैं हम ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल, ये 18 किलोमीटर से 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, जिसको हम पृथ्वी के 18 किलोमीटर से 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक को हम ओजोन परत कहते हैं, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, इसे हम फर्दर दो भाग में डिवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि यूवी रेज रिफ्लेक्ट, ये क्या करता है कि यूवी रेज जो सन से पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको परावर्तित करता है ना, और सम यूवी रेज एब्जॉर्ब, और कुछ को अपने आप में अवशोषित कर लेता है। और यहाँ पर बोले तो ओजोन लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके वजह से यहाँ कंडेंसेशन नहीं होती है और बादलों का निर्माण नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे बनता है, तो ओजोन का फॉर्मेशन जो है वो ऑक्सीजन प्लस Hb मतलब कि सूर्य की किरण के मिलने से क्या होगा, ऑक्सीजन में जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वो O+O के एटम में टूट जाता है, और वो पुनः जो O एटम टूट गया वो फिर से O+O2 के O+O2 मीन्स दैट ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन जो है का दो एटम मिल जाते हैं आपस में, तब वो O3 का निर्माण करते हैं। O+O2 इज इक्वल टू O3, है ना। तो यही O3 को हम बोलते हैं ओजोन, गिवन बाय चैंपमैन 1930, है ना। तो ये जो दिया गया था फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ये पहले बताया था चैंपमैन ने, कब, 1930 में। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड चैंपमैन साइकिल, इसलिए इसको चैंपमैन साइकिल भी कहा जाता है। और 16 सितंबर के दिन हम ओजोन डे बनाते हैं। और इसी में एक आता है दोस्त, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोनों का, ओजोन परत का क्षरण, है ना। तो इसके क्षरण किन किन कारणों से होता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, और HFC गैस और क्लोरीन की वजह से जो है डिप्लेशन ऑफ ओजोन होता है। मतलब कि ये तीनों गैसें जो है ओजोन को ख़त्म करने का काम करती है, इसलिए इन्हें ओजोन ईटिंग गैस भी कहा जाता है। और ओजोन का जो क्षरण होता है, इसके मापने का जो यूनिट होता है वो डॉप्सन में मापा जाता है। तो ओजोन का जो क्षरण होता है, इसका पता किसने लगाया था सबसे पहले, 1984 में फॉरमैन नामक व्यक्ति ने पता लगाया था। और इन्होंने पता लगाया कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर जो है ये ओजोन का क्षरण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ओजोन का क्षरण होने से क्या होता है कि यूवी रेज जो है इंसिडेंट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर प्रवेश करती है, पृथ्वी के धरातल पर प्रवेश करती है, देन टेम्परेचर राइज अप, और जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान में वृद्धि होती है। एंड फेयर स्किन पीपल सफरिंग फ्रॉम स्किन कैंसर, और जो गोरे चमड़े के लोग होते हैं उन्हें स्किन कैंसर बीमारी होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में वायुयान उड़ाए जाते हैं। यही कारण है कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती है और वायुयान के उड़ने लायक स्थिति यहाँ पर बनाई जाती है। यही कारण है कि हम स्ट्रेटोस्फेयर में वायुयान को उड़ाते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी तक देखा कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। पहले हमने देखा ट्रोपोस्फेयर के बारे में, जो पृथ्वी के में जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत होती है, और उससे ऊपर की परत जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल होती है। तो आज के लिए हम बस यहीं तक रखते हैं, और कल से पुनः हम स्टार्ट करेंगे मध्यमंडल के बारे में, है ना।